उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए आज के स्वाध्याय में हम अधोलोक का परिचय प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, इससे पूर्व तीन लोक एक परिचय की कक्षा हुई जिसका एक भाग हम पढ़ चुके हैं। उस पाठ में हमने मुख्य रूप से 4 विषयों को पढ़ा था। प्रस्तावना, जिसमें हमने जाना कि तीन लोक का यह विषय किनको अच्छा लगेगा, किनको अच्छा नहीं लगेगा। हमें वैज्ञानिकों से ज्यादा जैन संतों पर विश्वास करेंगे तो यह विषय हमें जल्दी समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। जिज्ञासा हो, शंका ना हो कि अरे ये विषय ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे संभावित हो सकता है, इत्यादि। और भी बहुत सारी बातें, इस लोक के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हम सब करते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें हमने प्रस्तावना में, जो कि तीन लोक का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा बिंदु हमने लिया था तीन लोक का सामान्य परिचय। तीन लोक का जो नक्शा होता है उसमें हम देखते हैं कहाँ कैसे क्या है, इन बातों को हमने देखा था। तीसरा हमने विषय पढ़ा था वात वलय। वात वलय क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं, कहाँ होते हैं, उनकी एक सामान्य चर्चा हमने की थी। और चौथा बिंदु त्रस नाड़ी के बारे में हमने जाना था। ऐसे कुल 4 विषयों की चर्चा हमने तीन लोक परिचय भाग 1 में सुना। अगर आज आप में से कुछ ऐसे श्रोता बैठे हों जो आज पहली बार वापस इस क्लास में बैठ रहे हैं, उन महानुभावों से निवेदन करता हूं जिस कक्षा के बाद फिर से जो हमने पाठशाला के ग्रुप में भेजी है वीडियो, उसको एक बार देख लें और भाग 1 पहले जरूर देखें, उसके बाद आज का यह भाग 2 देखें। तो आइए आज का यह अधोलोक परिचय, इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व पहले का पढ़ा हुआ हल्का सा एक रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि तीन लोक होते हैं, होने को तो बहुत सारे लोग आपको बताए थे, आपको ध्यान हो, 1 लोक, 2 लोक, 3 लोक, 4 लोक, 5 लोक, 6 लोक, है ना, पिछली कक्षा में। लेकिन हमारा यहाँ प्रासंगिक जो विषय है वो तीन लोक ही है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ ये जो गोल गोल है ये पूरा मध्यलोक है, बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। इससे ऊपर का भाग जो है वो ऊर्ध्वलोक कहा जाता है। सुमेरु पर्वत के नीचे का भाग जो है वो अधोलोक कहा जाता है। और सुमेरु पर्वत के आजू बाजू का, इस तरह से ना, आजू बाजू का जो एरिया है, तिर्यक बोलते हैं इसको, तिर्यक एरिया जो है उसको हम मध्यलोक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तीन लोक को विभाजित करने का आधार सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत से ठीक ऊपर ऊर्ध्वलोक है ना, मान लीजिए ये सुमेरु पर्वत है, इसके ठीक ऊपर एक बाल सा हल्का सा गैप, बस उससे ठीक ऊपर ऊर्ध्वलोक चालू होता है। सुमेरु पर्वत से नीचे से अधोलोक चालू हो जाता है। और ये सुमेरु पर्वत के, है ना, आजू बाजू का जो क्षेत्र है तिर्यक लोक बोलते हैं या फिर मध्यलोक उसको कहते हैं। ऐसे ये तीन लोक हमारे यहाँ पर होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। क्षेत्र भी पढ़ा था, आप सबने इसको पढ़ा, ध्यान से पढ़ा होगा। हल्का सा इसके माप को लेकर के शायद आपको कुछ जिज्ञासा, मेरे पास कुछ मैसेज आए कि ये 343 घन राजू कैसे हो गए और ऊर्ध्वलोक का 147 घन राजू कैसे हो गया। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि तीन लोक का जो एरिया है, पूरे तीन लोक का, ये पूरा एरिया जितना है तीन लोक का, वो 343 घन राजू है। राजू क्या है उसके बारे में हम पिछले स्वाध्याय में पढ़ चुके थे, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। 343 घन राजू है। और उसमें भी जब हम अधोलोक का देखते हैं, सबसे पहले ये अधोलोक है। अधोलोक का एरिया निकालने के बहुत से तरीके हैं। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू गहराई, है ना, ऐसा करते हैं तो अधोलोक का पूरा क्षेत्रफल अथवा एरिया निकल करके आता है। लंबाई, ये जो है ऊंचाई कितनी है,
ऊंचाई अधोलोक की 7 राजू, ठीक है, ऊंचाई 7 राजू, गहराई कितनी है, ये भी 7 राजू, तो 7 इंटू 7, और फिर आती है चौड़ाई। चौड़ाई यहाँ नीचे तो 7 राजू है, ऊपर 1 राजू है, तो कैसे निकलेगा, चौड़ाई ऊपर तो 1 राजू है और नीचे 7 राजू है, तो एवरेज निकालते हैं हम इसका। तो 7 प्लस 1 कितना हो जाता है, 8। अब उस 8 में से 2 का भाग दे दीजिएगा, तो कितना आया, 7, ये नीचे 7 राजू और ऊपर 1 राजू, टोटल कितना हो गया, 8 राजू। इस 8 राजू में 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 4। तो ऐसे ये 4 राजू यहाँ पर आ जाते हैं। अब इन सब को अगर हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 इंटू 7 इंटू 4, तो ये 196 घन राजू प्रमाण हमारा अधोलोक का एरिया होता है। आप लोग खुद भी इसको निकालिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद ऊर्ध्वलोक का एरिया निकालना है। ऊर्ध्वलोक का कैसे निकालेंगे, तो ये यहां से लेकर के ये जो पूरा एरिया है ये कहलाता है ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक ये यहाँ पूरा। अब इसमें यहां से यहां तक का जो माप है वो 7 राजू, अंदर गहराई में जो है वो भी 7 राजू, और अब ये जो ऐसा शेप बना है उसका भी हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज में हम ये कितना है, 5, और ये कितना है, 1 राजू, तो 5 और 1 6 राजू। अब इस 6 में 2 का भाग दे देते हैं तो कितना आ जाता है, 3। ऐसा यह 3 राजू यहां पर हमने लिखा। तो 7 इंटू 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 147 घन राजू ऊर्ध्वलोक का प्रमाण हुआ। ठीक है, ये सब बातें हमने पिछली बार पढ़ चुके थे, पर फिर भी थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन हो जाए और विषय और मजबूत हो जाए, इसलिए हमने इसको वापस देखा। तो अब ऊर्ध्वलोक और ये अधोलोक दोनों का यदि एरिया को हम टोटल करते हैं, 147 और 196, इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो टोटल पूरे 3 लोक का एरिया आ जाता है, वो होता है 343 घन राजू। कोई पूछे कि इसमें त्रस्त नाड़ी कहाँ है, तो आप लोग यहाँ समझें, ये पूरा 7 राजू है, इस 7 राजू में 3 राजू इधर से छोड़ते हैं, 3 राजू इधर से छोड़ते हैं, और ठीक बीच में 1 राजू जो स्थान होता है वहां से लेकर के ये 1 राजू चौड़ा, 1 राजू मोटा और 13 राजू है ना। त्रस्त नाड़ी का प्रमाण कितना है, 13 राजू। तो ऐसा, अब अगर कोई पूछे त्रस्त नाड़ी का क्षेत्रफल कितना हुआ, एरिया कितना हुआ, तो हम बता सकते हैं कि 13 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 13। समझ में आया, 13 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 13। तो ऐसे ये 13 राजू घनफल, 13 राजू घनफल इसका प्रमाण आ जाता है। तो अब हम देखिएगा, यहां मैंने लिखा भी है, उत्तर दक्षिण से 7 राजू, ये उत्तर दक्षिण से 7 राजू, और प्रमाण, और इस लोक के ठीक मध्य भाग में ये बीचों बीच में ये हमारी त्रस्त नाड़ी है, जिसको हमने पिछली कक्षा में अच्छे विस्तार से देखा था। ये 143 घन राजू प्रमाण इस लोक में त्रस्त नाड़ी कितनी है, 13 राजू, मात्र 13 राजू, 13 घन राजू प्रमाण। इसलिए इतनी बड़ी चीज में 343 बहुत बड़ा हो गया, और 13 घन राजू प्रमाण तो बहुत छोटा हो गया। तो शास्त्रों में लिखा है, इतनी बड़ी चीज में ये एकदम ऐसी दिखती है जैसे नाली हो, है ना, जैसे नाली हो अथवा नाड़ी हो। इसलिए इस त्रस नाली को, इस त्रस वाले स्थान को त्रस नाड़ी या त्रस नाली ऐसा इसको कहा गया, क्योंकि देखो ना कितना बड़ा एरिया 343, और उसमें ये मात्र 13 राजू प्रमाण, 13 घन राजू प्रमाण है, जिसमें हम सब लोग रहते हैं, पूरे त्रस जीव रहते हैं।
ये एरिया तो बहुत छोटा है, इस दृष्टि से ये यहाँ पर बहुत कम एरिया है, इसलिए इसको त्रसनाली अथवा त्रसनाड़ी ऐसा अपन कहते हैं। ठीक हुआ। और आज देखिए ये हल्का सा मैंने पिछले स्वाध्याय का वर्णन देखा था, अब हम देखते हैं यहाँ पर अधोलोक का वर्णन। जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था अधोलोक का आकार कैसा है, अधोलोक का आकार कैसा है, तो आप सबको पता है, हमने उस समय भी बताया था वेत्रासन, वेत्रासन जैसा आकार है। वेत्रासन का मतलब क्या होता है, वेत्र माने बैत, बांस, बांस का बना हुआ है ना आसन, वेत्रासन कहलाता है। हमारे घरों में पहले इस तरह के पुराने घरों में देखा होगा आप लोगों ने, तो इस तरह के मुड्डे बने हुए थे, तो मुड्डे बांस के, तो ऐसे आकार के बांस के मुड्डे बने थे, नीचे फुल होता है, ऐसे ऊपर बैठने का होता है। तो ऐसे वेत्रासन आकार का यह पूरा अधोलोक होता है। मैंने 2 उदाहरण और दिए थे, यदि आपको ध्यान हो पिछली कक्षा में तो आप इस बार रिकॉल कर सकते हैं कि अधोलोक का आकार कैसा है। तो मैंने उसमें बताया था मिस्र के पिरामिड जैसा, मिस्र का पिरामिड जैसे होता है, पिरामिड, पिरामिड का आकार कैसा होता है, ऐसे। तो ऐसे जैसे पिरामिड का आकार होता है वैसे ही आकार का यह अधोलोक होता है। एक बात और बताई थी, 3 ग्लास के माध्यम से, है ना, एक ग्लास के ऊपर एक ग्लास रख देते हैं, ये तो ऊपर ऊर्ध्वलोक का आकार बन जाता है, और उल्टा ग्लास रख देते हैं तो ये अधोलोक का आकार बन जाता है। तो ये भी एक आकार हमने देखा था। और पुरुषाकार में नाभि प्रदेश से नीचे व्यक्ति जब पैर फैला करके खड़ा होता है तो वो जो एक आकार बनता है वो भी अधोलोक का आकार होता है। इस तरह से 3-4 तरीके से हम अधोलोक के आकार को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं फिर से एक बार अधोलोक की माप तोल आपको फिर से यहाँ पर बता देना चाहूंगा कि कैसे यहाँ पर बताई जा रही है बातें। देखिए 7 राजू ऊंचा है ये अधोलोक हमारा, उत्तर दक्षिण से ये उत्तर, ये दक्षिण, उत्तर और दक्षिण में भी ये 7 राजू फैला हुआ है हमारा अधोलोक। पूर्व पश्चिम, ये पूर्व ये पश्चिम, पूर्व पश्चिम में नीचे तो 7 राजू है, ये देखिएगा यहाँ से यहाँ नीचे, सबसे नीचे 7 राजू है, ऊपर घटते 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 हुए 1 राजू तक चौड़ाई रह जाती है। पूर्व पश्चिम की जो चौड़ाई है वो नीचे तो 7 राजू है, लेकिन ऊपर घटते घटते 1 राजू प्रमाण मात्र उसकी चौड़ाई रह जाती है। और अब एक बहुत मजेदार बात और आप सबको यहाँ ध्यान से सुननी होगी, वो ये कि 6 राजू में 7 पृथ्वियां हैं। 7 तो पृथ्वियां हैं, किंतु कितने प्रमाण में है, 6 राजू प्रमाण में। 6 राजू प्रमाण में 7 पृथ्वियां कैसे हो सकती हैं, देखिएगा आप यहाँ देख पा रहे हैं तो देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये पहली पृथ्वी है, ये दूसरी पृथ्वी, ये तीसरी पृथ्वी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं और ये 7वीं पृथ्वी। और यहाँ ये 7वीं पृथ्वी यहाँ से लगा करके 7वीं पृथ्वी तक का ये जो एरिया है ये पूरा 6 राजू प्रमाण है। 6 राजू प्रमाण है ना, 6 राजू में 7 पृथ्वियां आ गई। उसके बाद ये 1 राजू प्रमाण जो नीचे का एरिया है ये स्थावर लोक है। क्या है ये, स्थावर लोक है। देखिएगा यहाँ पर लिखा है 1 राजू स्थावर लोक है, जहां मात्र स्थावर अर्थात विशेष रूप से निगोदिया जीव ही रहते हैं। ठीक हो गया, ऐसा यह स्थावर लोक। तो ये मोटे मोटे रूप में हमने ये देखा कि 6 राजू प्रमाण इस अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं, और 1 राजू प्रमाण जो नीचे सबसे नीचे का स्थान है वहां पर स्थावर लोक है, जिसको कलकला पृथ्वी भी कहते हैं। 1 राजू प्रमाण है जहां पर निगोदिया जीवों का वास होता है। अनंतानंत अक्षय अनंत निगोदिया जीव वहां पर पाए जाते हैं। इस तरह से पूरे अधोलोक का अगर हम क्षेत्रफल देखते हैं, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, तो हम इस तरह से
7 और 1, इसको 8 हो गए, 8 में से 2 का डिवाइडेशन किया तो 4 आया। 7 राजू ये पूरा ऊंचाई मान लेते हैं तो 7, और 7 राजू अंदर की गहराई ले लेते हैं। तो इस तरह से 196 पूरे अधोलोक का, 196 गणराज्य पूरे अधोलोक का घनफल है, एरिया है। अब प्रश्न ये होता है कि इस अधोलोक में रहता कौन है, इस अधोलोक में किस किस का वास है ना। प्रायः हम सब की ये धारणा होती है कि अधोलोक का मतलब तो नारकील है ना, नीचे कौन जाना पसंद करता है, सब नारकी होते हैं, अधोलोक का मतलब नारकी जीव। प्रायः जो स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं उनके दिमाग में यही होता है, ऊर्ध्वलोक मतलब देवता, अधोलोक मतलब नारकी, मध्यलोक मतलब तिर्यंच और मनुष्य। पर ऐसा नहीं है। यहाँ अधोलोक में किस किस का वास है अगर हम ये जानना चाहते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले तो एक इंद्रिय जीव। इस अपेक्षा से, क्योंकि पिछली क्लास में हमने देखा था एक इंद्रिय जीव पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए, समझ रहे, एक इंद्रिय जीव पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए, इसलिए एक इंद्रिय जीव यहाँ पर। और दूसरा, स्थावर लोक में भी एक इंद्रिय जीव ही है। स्थावर का मतलब जो एक इंद्रिय जीव होता है उसी को तो स्थावर कहते हैं। तो उस अपेक्षा से भी एक इंद्रिय जीव है। बिलों में जो रहते हैं वो नारकी जीव रहते हैं, इसलिए नारकी जीव अधोलोक में होते हैं। और भवनवासी और व्यंतर देवों के भवन जो हैं वो भी अधोलोक में है। ध्यान से सुनिएगा, भवनवास 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। उसमें से भवनवासी देव और व्यंतरों के भी जो आवास कहाँ बने हुए वो आगे हम देखेंगे स्लाइड्स के माध्यम से कि उनके भवन कहाँ कहाँ बने हुए। फिलहाल हम ये देख रहे हैं इस अधोलोक में किस किस का वास है। तो एकेंद्रिय जीव, बाकी कोई त्रस्त नहीं, ध्यान रखना, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, कोई त्रस्त अधोलोक में नहीं पाए जाते हैं कहीं पर भी, ठीक है। पंचेंद्रिय में भी केवल नारकी जीव है ना, और भवनवासी और व्यंतर देव, बस यही पाए जाते हैं। हाँ, कभी कभी संबोधन की अपेक्षा से, रहने की बात बता रहा हूं, संबोधन की अपेक्षा से कभी कभी देवलोक से कोई जीव आता है और फिर वापस चला जाता है। मैं यहाँ पर वास करने की बात कर रहा हूं कि वहां स्थायी वास अधोलोक में किन किन का है। तो एकेंद्रिय जीव, नारकी जीव, भवनवासी और व्यंतर देव जो हैं उनका मुख्य आवास जो है वो अधोलोक में होता है। ठीक हो गया। आगे, अधोलोक का प्रमुख विभाग, अधोलोक कितने प्रकार का होता है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा, अधोलोक को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक भावन लोक, एक नारक लोक। भावन लोक का मतलब क्या, जहां भवनवासी और व्यंतरों के भवन बने हुए हों वो भावन लोक। अधोलोक में जहां भवनवासी और व्यंतरों के भवन बने हों उसे हम भावन लोक कहते हैं। और जहां नारकी जीवों के रहने के लिए बिल बने हों उसे हम नारक लोक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अधोलोक के मुख्य रूप से 2 विभाग आचार्य ने किए, किन्हीं आचार्य ने 3 विभाग भी किए हैं, भावन लोक, नारक लोक, स्थावर लोक। अधोलोक के 3 भेद। तो भावन लोक जहां पर भवन बने हुए हैं, भावन का मतलब क्या, भवन बने हैं, वो भावन लोक। भवन किन किन के बने हुए अधोलोक में, भवनवासी देवों के और व्यंतरों के भवन बने हुए, और इसलिए भावन लोक। नारक लोक जहां नरक जीव रहते हैं वो नारक लोक। तो नारक लोक कौन सा हुआ, जो बिल बने हुए वो नारक लोक। और उसके अलावा पूरे स्थावर भी रहते हैं तो स्थावर लोक भी कहते हैं। तो किन्हीं आचार्य ने 3 भेद बताए हैं अधोलोक के, किन्हीं आचार्य ने 2 भेद भी बताए हैं अधोलोक के। दोनों ही ध्यान में अपने रखना है। आइए आज हम इसके आगे चर्चा करते हैं अधोलोक की 7 पृथ्वियां, है ना। अधोलोक की जो 7 पृथ्वियां हैं वे कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं
उनके ऐसे नाम क्यों हैं, इत्यादि इत्यादि सब बातें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, अधोलोक में जो 7 पृथ्वियां हैं उनके नाम क्या हैं? रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ये कुल 7 पृथ्वियां अधोलोक में होती हैं। इनके नाम ऐसे क्यों हुए? क्योंकि इनकी प्रभा वैसी है। प्रभा का मतलब इनका कलर वैसा है, इनकी कांति वैसी है, ये दिखने में ऐसी दिखती है। इसलिए जैसे रत्न प्रभा, रत्नों जैसी, विविध प्रकार के रत्नों जैसी इनकी कांति है, इसलिए इस पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा। शर्करा प्रभा, शक्कर जैसी, व्हाइट है ना, शक्कर जैसी दिखाई देती है, इसलिए इस पृथ्वी का नाम शर्करा प्रभा। बालुका प्रभा का मतलब क्या? ये पृथ्वी दिखने में बालुका, बालुका का मतलब होता है रेत, है ना, जैसे रेतीला राजस्थान होता है ना, उसमें रेत देखते हैं आप लोग बहुत रेगिस्तान में, ऐसी रेत कलर की है ना, रेत के समान जिसकी कलर है, आभा है, कांति है, ऐसी बालुका प्रभा। एक होता है पंक प्रभा, चौथी पृथ्वी जो है वो पंक प्रभा है। पंक माने होता है कीचड़, कीचड़ के समान जिसकी कांति है, जिसकी शोभा है, उसको हम पंक प्रभा कहते हैं। धूम प्रभा, धूम प्रभा का मतलब होता है धुएं जैसा जिसका कलर है, वो धूम प्रभा। तम प्रभा, अंधकार जैसा जिसका कांति है, प्रभा है, तम प्रभा। और महातम प्रभा अर्थात बहुत गहरा काला, है ना। महातम तो हम जानते भी नहीं। महातम के बारे में कहते हैं कि हम लोग जितना अंधकार से परिचय हैं, जैसे अमावस की काली रात है और उससे ज्यादा अंधकार क्या होता होगा? एक रूम बिल्कुल बंद कर दो चारों तरफ से और एक अंधकार हो जाता है, उससे भी गहरा अंधकार, बहुत भयंकर अंधकार होता है। हमारे पास उसके लिए कोई कलर्स नहीं है यहाँ पर महातम प्रभा के लिए, है ना। हमने डार्क कर रखा है काला, लेकिन महातम प्रभा बहुत गहरा काला होता है। ऐसे महातम प्रभा नाम की ये हमारी 7वीं पृथ्वी होती है। तो कुल 7 पृथ्वियों के नाम इस तरह से हुए: रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ठीक हुआ। ऐसे 7 नरकों के नाम, 7 पृथ्वियों के नाम हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये एक पहली पृथ्वी रत्न प्रभा, ये शर्करा प्रभा, ये बालुका प्रभा, ये पंक प्रभा और ये धूम प्रभा। ये पूरी पृथ्वी जो है वो तम प्रभा और ये पूरी पृथ्वी जो है वो महातम प्रभा। इस तरह से ये 7 पृथ्वियों के नाम हमने यहाँ पर देखे और जाने। अब आगे आपको ये भी बता दें कि इनके और नाम भी हैं जो रूढ़ी हैं, है ना। रूढ़ी नाम है, जैसे हम अपने घरों में अपने बच्चों के नाम रखते हैं, जैसे रूढ़ी नाम। तो एक तो सार्थक नाम होता है और एक रूढ़ी नाम होता है। तो वो रूढ़ी नाम 7 कौन कौन से हैं पृथ्वियों के, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। धर्मा पहला है, धर्मा, इसको धम्मा भी बोलते हैं कई जगह। धम्मा वस्तुतः प्राकृत का शब्द है ना। हिंदी में या संस्कृत में इसको धर्मा कहते हैं। धम्मा अथवा धर्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी, ये 7 पृथ्वियों के नाम हैं। ध्यान रखना, कई बार ये कहा जाता है कि ये 7 नरक हैं। वस्तुतः नरक 7 नहीं है, पृथ्वियां 7 हैं। नरक तो 84 लाख हैं। ध्यान रखना, नरक कितने? 84 लाख। अभी नरकों की बात करेंगे, उसमें बताएंगे। नरक 84 लाख है। ये जो है वो तो 7 पृथ्वियां हैं। इन पृथ्वियों के नाम हैं धर्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी। इन्हीं के प्रभाव को देखते हुए, कांति को देख करके जो दूसरे नाम पड़े वो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा आदि 7 नाम उनके पड़े। तो ये सब उन्हीं के पर्यायवाची हैं, है ना। उन्हीं के हर पृथ्वियों के ये 2-2 नाम
यहाँ पर हम जान सकते हैं। ये रूढ़ी नाम है और वे उनकी कांति के हिसाब से, प्रभा के हिसाब से वो नाम रखे गए। अब मैं आपको यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा कि ये जो लोक के अंत तक इनका विस्तार है, समझना, त्रस्त नाड़ी तो बीच में है, जैसे ये यहां से लगा करके ऐसे बीच में त्रस्त नाड़ी है, लेकिन ये पृथ्वियां जो हैं वो पूरी फैली हुई है लोक के अंत तक। पृथ्वियां जो है वो लोक के अंत तक है। त्रस्त नाड़ी जो है वो तो मात्र एक राजू प्रमाण, लेकिन पृथ्वियों का जो विस्तार है, ये पृथ्वियां देख पा रहे होंगे आप लोग, ये सब पृथ्वियां तो लोक के अंत तक हैं। पृथ्वियों का विस्तार जो है वो सब का लोक के अंत तक है। कई बार हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पूरे लोक तक नरक है क्या, नरकों के बिल हैं क्या? नहीं, पूरे लोक के अंत तक नहीं है। नरक के बिल तो अंदर त्रस्त नाड़ी के बीच में ही है, लेकिन पृथ्वियों की जो मोटाई है वो पूरे लोक के अंत भाग तक इन पृथ्वियों की मोटाई होती है। ठीक हुआ एक बात। दूसरा, सभी पृथ्वियों के नीचे भी 3-3 वात वलय होते हैं, है ना, 3-3 वात वलय सभी पृथ्वियों के नीचे होते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, रत्न प्रभा के नीचे तीनों वात वलय, शर्करा प्रभा के नीचे भी तीनों वात वलय, बालुका प्रभा के नीचे भी तीनों वात वलय। तो ये वात वलय जो है वो लोक के साइड में भी है, लोक के नीचे भी है, और हर पृथ्वी के नीचे भी वात वलय हैं। वात वलय क्या है, संक्षिप्त में वापस रिकॉल कर देते हैं हम। वात वलय का मतलब क्या होता है? वात का मतलब हवा और वलय का मतलब घेराव, है ना, हवाओं का घेराव है जिस पर पृथ्वियां टिकी हुई है। सबसे पहला गनोदधि वात वलय, दूसरा घनवात वलय और तीसरा तनुवात वलय। गनोदधि वात वलय, घन मने गहरा, उदधि मने जल, गहरे जल की, है ना, गहरे जल अर्थात वाष्प का घेराव जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है। तो आप समझ पा रहे होंगे, ये जैसे पृथ्वी है, सबसे पहले किस पर टिकी हुई है? गनोदधि वात वलय पर। फिर यह गनोदधि वात वलय का आधार क्या है? तो घनवात वलय। गहरे, घन माने गहरी, वात माने हवा, गहरी हवा का घेराव वलय, तो घनवात वलय पर टिका हुआ। और ये घनवात वलय किस पर टिका हुआ है? तो कहते हैं तनुवात वलय पर, है ना, ये तनुवात वलय। तो तनुवात वलय पर घनवात वलय टिका हुआ है। और तनुवात वलय का आधार क्या है? तो आकाश है ना, केवल आकाश। आकाश का मतलब खाली स्थान। और वो आकाश किस पर टिका हुआ है? तो स्वप्रतिष्ठित है, उसको टिकने के लिए कोई किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। तो ये सातों पृथ्वियां हैं वो इन वात वलयों पर टिकी हुई है। एक बार फिर से देखें, ये जितने भी वात वलय हैं ये सब 20-20 हजार योजन मोटे हैं। 20-20 हजार योजन मोटाई इनकी सबकी वात वलयों की है, सभी पृथ्वियों के नीचे होते हैं। हाँ, साइड में जो है वो क्रमशः कम होते होते, है ना, सबसे 7वीं पृथ्वी के पास तक आते आते 7, 5, 4 और फिर ऊपर कम घटते 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 5, 4, 3 तक हो जाती है ना। इसके बारे में भी हमने पिछले स्वाध्याय में विस्तार से देखा था। तो 7 पृथ्वियां, 7 पृथ्वियों के अलग अलग नाम, ये 7 पृथ्वियां लोक के अंत तक फैली हुई हैं, और इन 7 पृथ्वियों के नीचे 3 मोटे मोटे वात वलय होते हैं। ये बात हमने यहां तक जानी। आइए अब हम रत्न प्रभा, पहली पृथ्वी जो है रत्न प्रभा, उसके बारे में थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अभी तक अपन ने 7 पृथ्वियों के बारे में समझा। अब हम रत्न प्रभा की मोटाई देखिएगा। चौड़ाई तो सबके लोकांत तक है, लोक तक फैली हुई है। गहराई सबकी 7 राजू प्रमाण है। अब वो पृथ्वी मोटी कितनी है ना, ये तो देख लिया, ये लोकांत तक है पृथ्वी, अंदर गहराई 7 राजू है। अब हर पृथ्वी की मोटाई देख रहे हैं अपन।
जिसमें से सबसे पहले रत्न प्रभा की चर्चा कर रहे हैं कि रत्न प्रभा कितनी मोटी है, रत्न प्रभा में क्या रहता है, कौन कौन है, कैसे हैं, उसको यहाँ पर समझते हैं। ये 3 भाग होते हैं रत्न प्रभा के। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। जो मैंने छोटी सी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये रत्न प्रभा है। अब उसको मैंने बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं। इसमें 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले खर भाग, आप शायद पढ़ पा रहे होंगे सभी लोग, खर भाग। दूसरा भाग जो है वो पंक भाग, और तीसरा भाग जो है वो अबहुल भाग है। ठीक हुआ? खर भाग, पंक भाग और अबहुल 3 भाग जो है वो रत्न प्रभा नाम की जो पहली पृथ्वी है उसके 3 भाग होते हैं। समझ में आया? अब ये कितनी मोटी है? खर भाग कितना मोटा है, पंक भाग कितना मोटा है, अब बहुल भाग कितना मोटा है, इसको भी थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, खर भाग जो है वो 16,000 योजन, ये योजन भी सब प्रमाण योजन है, महायोजन है। 16,000 योजन मोटा खर भाग है। 84,000 योजन मोटी पंक भाग की पृथ्वी है। और उसके बाद आते हैं अबहुल। अबहुल की 80,000 योजन प्रमाण अबहुल भाग की पृथ्वी होती है। ठीक हुआ? खर भाग 16,000 योजन, पंक भाग 84,000 योजन और अबहुल भाग 80,000 योजन प्रमाण जानना चाहिए। अब यदि हम इन सब का टोटल करते हैं, आप सब कर पा रहे होंगे, इसका टोटल 84 और 16 है ना, 84,000 और 16,000, 1,00,000 और 80,000। तो पूरी रत्न प्रभा पृथ्वी की मोटाई जो है वो 1,80,000 योजन प्रमाण हुई। पूरी रत्न प्रभा की मोटाई 1,80,000 योजन प्रमाण, इसकी मोटाई जानना चाहिए। ठीक हुआ? अब और आगे बात समझते हैं। इस रत्न प्रभा के कौन से भाग में कौन रहता है, इस बात को भी थोड़ा यहां पर समझते हैं। जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, भवनवासी और व्यंतरों के भवन, भवनवासी और व्यंतरों के भवन खर भाग और पंक भाग में होते हैं। अब हाँ, इतना थोड़ा सा अंतर है कि कुल भवनवासी जो हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। भवनवासी 10 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक असुर जाति के जो देव होते हैं वे पंक भाग में रहते हैं, और बाकी सब 9 प्रकार के जो भवनवासी देव हैं वे उनके भवन खर भाग में। बिल्कुल सरल गणित है, उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं। भवनवासी देव कुल 10 प्रकार के होते हैं। उनमें से 9 प्रकार के भवनवासी देव जो हैं वे खर भाग में रहते हैं। एक असुर जाति के जो भवनवासी देव हैं वे पंक भाग में रहते हैं। ठीक हुआ? 8 प्रकार के व्यंतरों में से 7 प्रकार के व्यंतर देव खर भाग में रहते हैं। उनके भवन जो हैं वो खर भाग में बने हुए हैं। और राक्षस जाति का जो व्यंतर देव हैं, राक्षस जाति के जो व्यंतर देव हैं वे पंक भाग में रहते हैं। ठीक है? ये थोड़ा सूक्ष्म विवेचन हो गया। एक बार पुनः बोलता हूं, असुर जाति के अलावा बाकी 9 प्रकार के भवनवासी देव खर भाग में, असुर जाति पंक भाग में। राक्षस जाति के अलावा 7 प्रकार के जो व्यंतर देव होते हैं, 7 प्रकार के व्यंतर देव, वे खर भाग में रहते हैं। और राक्षस नाम के जो व्यंतर देव हैं वे पंक भाग में रहते हैं। और मोटे रूप में अगर इतनी गहराई से नहीं जानना चाहते हैं तो आप इतना समझ सकते हैं कि खर भाग और पंक भाग में भवनवासी और व्यंतरों के भवन बने हुए हैं। बस
आपको ध्यान है तो मैंने अभी पहले स्लाइड में बताया था कि दो प्रकार का लोक, भावन लोक और नारक लोक। तो भावन लोक बस इतना ही है, खर भाग और पंक भाग इतना ही है भावन लोक, जहां पर भवनवासियों के भवन, व्यंतरों के भवन बने हुए, ये है भावन लोक। अब इसके नीचे जो यहां से बहुल भाग से नीचे जो चालू होता है वो होता है नारक लोक। ठीक हो गया। तो आइए, अब बहुल भाग में कौन रहते हैं? तो नारकी जीव। जो नारकी जीव हैं उनका वास जो है वो अब बहुल भाग में है। कहाँ है, कैसे रहते हैं, उसको और हम आगे की स्लाइड्स में विस्तार से समझेंगे। ठीक हो गया। ये रत्न प्रभा के 3 भाग, इनकी मोटाई कितनी है, इनमें वास किन किन का है, ये सब हम स्लाइड्स के माध्यम से समझा। अब हम वापस थोड़ा सा और सूक्ष्म विवेचन कर रहे हैं खर भाग का। किसका? खर भाग। खर भाग अभी आपको बताया, खर भाग कितना बड़ा होता है? 16,000 योजन प्रमाण खर भाग होता है। 16,000 योजन प्रमाण खर भाग होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस खर भाग के हम यहाँ 16 भाग वहां पर हुए हैं। देखिएगा, ये पूरा खर भाग है ना, आप देख पा रहे हैं, ये पूरा खर भाग है। इस खर भाग में अभी आपको दिखाया था ना, खर भाग, पंक भाग और अब्बोहल भाग, उसमें खर भाग के ये 16 भाग हैं, अर्थात 1,000 योजन मोटी पृथ्वियां हैं। देखिए, 1,000 योजन मोटी पृथ्वियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ऐसे उस 16,000 योजन प्रमाण खर भाग के 1,000 है ना पृथ्वियां, उनमें कुल 16 पृथ्वियां उस खर भाग के अंतर्गत होती है। इसलिए 1,000 योजन मोटी ये पृथ्वियां जाननी चाहिए। मोटाई में समझना है ना, मोटी 1,000 योजन है, गहराई में तो सभी 7 राजू प्रमाण ही जानना चाहिए। और क्या बात बता रहे हैं, सबसे ऊपर जो पृथ्वी है, ये देखिएगा ध्यान से, आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर ये है चित्रा पृथ्वी, है ना, ये है चित्रा पृथ्वी। जैसे मान लीजिए कि ये चित्रा पृथ्वी है ना, तो ये चित्रा पृथ्वी है। इस चित्रा पृथ्वी के ऊपर ही मध्य लोक है ना। जैसे ये चित्रा पृथ्वी हुई, इस चित्रा पृथ्वी के छत पर हम लोग रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। इस चित्रा पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर हम सब पूरा मध्यलोक बना हुआ है, वो है चित्रा पृथ्वी। यहाँ पर ये पूरा चित्रा पृथ्वी, इसी चित्रा पृथ्वी पे पूरा मध्यलोक, जिसमें द्वीप समुद्र सब चित्रा पृथ्वी पर है। ठीक हुआ। इसी चित्रा पृथ्वी पर पूरा जम्बू द्वीप, 2.5 लोक है ना, 2.5 द्वीप आदि जितना भी है वो सब इस चित्रा पृथ्वी पर है। और सबसे पहली और अंतिम पृथ्वी को छोड़कर शेष 14 पृथ्वियों में भवनवासी और व्यंतर रहते हैं। अब खर भाग में भी क्या पूरे खर भाग में भवनवासी और व्यंतर रहते हैं? जी नहीं, यहां मैंने एरो कर रखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये अर्थात पहली पृथ्वी को छोड़ दीजिएगा, इधर 16वीं पृथ्वी को भी छोड़ दीजिएगा। पहली और 16वीं पृथ्वी को छोड़ करके दूसरी से लेकर के 15वीं पृथ्वी तक, अर्थात 14 पृथ्वियों में ही पूरे भवनवासियों के भवन और व्यंतरों के भवन बने हुए हैं। समझ में आ गया? भवनवासी देव और व्यंतर कहां रहते हैं? तो उसके लिए शास्त्रों में बताया गया, ये भवन, भवनपुर और आवास, इनके रहने के 3 जगह हैं, भवन, भवनपुर और आवास। तो भवन तो यहां जो हम बता रहे हैं, ये 14,000 योजन प्रमाण इस एरिया में इनके भवन बने हुए हैं। भवनपुर कहाँ है? तो भवनपुर के लिए कहा जाता है कि मध्यलोक में जो द्वीप समुद्र हैं, वहां इनके भवनपुर हैं। और आवास का मतलब है ये पेड़ों पर भी कभी आवास करते हैं, किसी खंडहर स्थान पर भी आवास करते हैं, तो वहां पर भी इनके स्थान देखे जाते हैं। लेकिन इनके भवन जो हैं
वो इस 14,000 प्रमाण इस खर भाग के इस पृथ्वी में इन भवनवासी देवों के बहुत सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं। ये बात हमको जाननी चाहिए। साथ में कई बार जब भी अधोलोक की बात आती है तो हर व्यक्ति यही कहता है कि अधोलोक तो बहुत खराब होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अधोलोक किसी अपेक्षा से अच्छा भी है। क्यों अच्छा है? क्योंकि सब अकृत्रिम चैत्यालय हैं। अधोलोक में भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं। कहाँ हैं और कितने हैं? अधोलोक में कुल 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। कितने? 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। मन में प्रश्न होगा, अकृत्रिम चैत्यालय का मतलब क्या? जिसको किसी ने नहीं बनाया है ना। हमारे नगर में, हमारे गांव में जो मंदिर होता है वो किसी ने बनाया है, तो वो कृत्रिम कहलाता है। जिस चीज को किसी ने नहीं बनाया होता है उसको हम कहते हैं अकृत्रिम। तो चैत्यालय का मतलब मंदिर। ऐसे विशाल मंदिर जिसको किसी ने नहीं बनाया, ऐसे अधोलोक में बड़े विशाल मंदिर हैं। कितने हैं? 7,72,00,000 मंदिर जो है वो अधोलोक में है। अच्छा, कहां पर है? देखिएगा, यहां थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा तो है खर भाग, और ये नीचे फिर से आ गया, ये है पंक भाग। खर भाग में कुछ चैत्यालय खर भाग में है और कुछ चैत्यालय पंक भाग में। कहने का भाव, जैसे आपने देखा था ना, भवनवासी देवों के भवन कहाँ बने हुए? तो 9 प्रकार के भवनवासी देव तो खर भाग में हैं। असुर जाति के जो भवनवासी हैं वो पंक भाग में हैं। तो जहां भवनवासियों के भवन, वहां उनके चैत्यालय हैं। तो इस हिसाब से कुल खर भाग में 708 लाख 7,08,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय तो खर भाग में बने हुए हैं, और 64 लाख अकृत्रिम चैत्यालय जो हैं वो पंक भाग में बने हुए हैं। ध्यान से समझना एक एक शब्द। खर भाग में 7,08,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय जो हैं वो भवनवासियों के भवनों में खर भाग में हैं, बने हुए हैं, और पंक भाग में जो हैं वो 64 लाख अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं। जब हम इनका योग करते हैं तो 772 लाख अर्थात 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय खर भाग और पंक भाग में भवनवासी देवों के भवनों में ये अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं। पता है, एक एक अकृत्रिम चैत्यालय में विशाल 108 प्रतिमाएं हैं। एक अकृत्रिम चैत्यालय में विशाल, बहुत विशाल, रत्नों से रत्न जड़ित 108 प्रतिमाएं वहां पर होती हैं। ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है। तो स्पष्ट हुआ, खर भाग और पंक भाग में कुल 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। एक दो बातें इसके बारे में और विशेष आप सबको बताना चाहूंगा, अगर आपको नहीं पता है। एक बात तो ये कि ये जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं वो केवल भवनवासी के भवनों में हैं, व्यंतरों के भवनों में नहीं। समझना, ये संख्या केवल भवनवासी के भवनों की है। तो व्यंतरों में चैत्यालय नहीं है, मैं कहता हूं है, मना नहीं कर। व्यंतरों के भवनों में भी चैत्यालय हैं, लेकिन व्यंतरों के भवन कितने हैं? असंख्यात। तो उनके चैत्यालयों की संख्या भी कितनी हो गई? असंख्यात। जो जब हम अकृत्रिम चैत्यालयों की गणना करते हैं तो भवनवासी के भवनों में जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उसकी गणना करते हैं, न कि व्यंतरों के भवनों में पाई जाने वाली भवनों। वो तो असंख्यात है, असंख्यात भवन हैं व्यंतरों के, तो असंख्यात ही अकृत्रिम चैत्यालय इनके जानना चाहिए। लेकिन भवनवासी के जो भवन हैं
वे 7,72,00,000 हैं और हर भवन में अकृत्रिम चैत्यालय है। इसलिए अधोलोक में कुल 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय भवनवासी के भवनों की अपेक्षा से जानना चाहिए। यद्यपि यहाँ पर व्यंतरों के भी भवन हैं, अगर हम उनको काउंट करते तो असंख्यात संख्या पहुंच जाती, लेकिन यहाँ पर हम उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे। एक बात। दूसरी बात, एक ये भी आता है कि कई बार लोग ये भी प्रश्न करते हैं, हमने तो अपने गुरुजी से किया था इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हम कहीं अपने घर पर चैत्यालय बनाते हैं या मंदिर बनाते हैं तो जस्ट उसके ऊपर कभी पैर नहीं रखते, उसके स्थान को हम ब्लॉक कर देते कि नहीं, नीचे मंदिर बना हुआ है, यहाँ नहीं आपको पैर रखना है। और मंदिरों में भी देखते हैं बड़े बड़े शिखर खड़े कर देते हैं जिससे कि नीचे जहां पर भगवान विराजमान है वहां कोई पैर नहीं रख सके। इस दृष्टि से तो हम लोग ऊपर मध्यलोक में यहाँ रहते हैं, आपने कहा हम लोग मध्यलोक में रहते हैं हम सब, और नीचे अकृत्रिम चैत्यालय है, तो ये तो बहुत बड़ा अपमान होता होगा हमसे। हम लोग तो ऊपर हैं, है ना, और चलते हिलते चालते सब रहते हैं यहाँ पर, तो और कई तरह की गंदगी आदि भी करते रहते हैं, तो नीचे अकृत्रिम चैत्यालय, तो इसका पाप हमको लगता है क्या? ऐसा भी प्रश्न जब हम पढ़ रहे थे अकृत्रिम चैत्यालय के बारे में कि ऊपर तो हम रहते हैं, नीचे इतने सारे भवनवासियों के भवन है, उनके अकृत्रिम चैत्यालय, तो ये मन में एक प्रश्न होना स्वाभाविक है। आपके भी कई लोगों के मन में हुआ होगा, जिसका समाधान ये समझिएगा कि मनुष्य जितना भी है वो केवल कहां पर है? केवल मात्र 2.5 लोक में है ना, 2.5 जीप। मनुष्य लोक कितना है? 45 लाख योजन प्रमाण है। मान लीजिए ये एक संख्या लिखिए, मान लीजिए ये जितनी पृथ्वियां हैं वो तो पूरी है ना एक राजू प्रमाण है, लेकिन 45 लाख तो मात्र छोटा सा हो जाता है। जैसे यहाँ एक लिखा ना, बस इतने स्थान पर ही 45 लाख हो जाएगा, तो उतने पूरे स्थान को छोड़ करके ही अकृत्रिम चैत्यालय है। ध्यान से सुनिएगा, वो जहां 2.5 जीप बना हुआ है ऊपर, उतने स्थान को बिल्कुल छोड़ करके कोई भी भवन नहीं है उतने में, उतने स्थान में कोई भी भवन नहीं, उसके अतिरिक्त जो एक एरिया है वहां पर ही सभी भवन बने हुए हैं और उन भवनों में चैत्यालय है, अतः किसी भी प्रकार की अविनय का प्रसंग वहां पर नहीं आता है, ऐसा समझिए। आइए अब आगे चलते हैं। इसमें ये तो हो गया हमारे अधोलोक में जो चैत्यालय है उसकी चर्चा हमने यहाँ। अब हम आपसे 7 पृथ्वियों की, अभी तो केवल एक पृथ्वी की मोटाई की बात की थी कि रत्न प्रभा कितनी मोटी है, तो हमने देखा था रत्न प्रभा के 3 भाग, खर भाग, पंख भाग, बहुल भाग। खर भाग 16,000 योजन, पंख भाग 84,000 योजन और बहुल भाग 80,000 योजन मोटी है। इस तरह से रत्न प्रभा पूरी पृथ्वी जो है उसकी मोटाई अगर हम देखते हैं 1,80,000 योजन प्रमाण रत्न प्रभा की मोटाई होती है। शर्करा प्रभा की मोटाई कितनी है? 32,000 योजन प्रमाण मोटाई शर्करा प्रभा की है। अब आगे याद करने के लिए बड़ा सरल है आपके लिए, मात्र 4-4 हजार घटाते चलो। अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे सबकी मोटाई आपको याद करने के लिए बहुत सरल तरीका क्या? अब 4-4 हजार योजन माइनस करते चलो। बालुका प्रभा की मोटाई 28,000 योजन, पंख प्रभा की मोटाई 84,000 योजन, धूम प्रभा की मोटाई 20,000 योजन, तमह प्रभा की मोटाई 16,000 योजन। यहां तक हम सब 4-4 हजार कम करते चले आए। अब तमह प्रभा से महातम प्रभा जस्ट आधी मोटी है, ये 16,000 योजन मोटी है, तो महातम प्रभा जो है वो मात्र 8,000 योजन मोटी पृथ्वी है। समझिएगा, है ना। 1,80,000 योजन रत्न प्रभा, 32,000 योजन मोटी शर्करा प्रभा, 28,000 योजन मोटी बालुका प्रभा, 24,000 योजन मोटी पंख प्रभा, 20,000 योजन मोटी धूम प्रभा, 16,000 योजन मोटी तम प्रभा और मात्र 8,000 योजन मोटी जो है
वो महात्तम प्रभा नाम की जो पृथ्वी है उसकी मोटाई यहाँ पर आपको बताएगी। ठीक है, अब नरकों के बिल है ना, इसमें जो पृथ्वी की मोटाई है उसमें बिल कहाँ है, नारकी जीवों के बिल कहाँ है, बस इतनी सी बात बता करके आज का स्वाध्याय हम समाप्त करेंगे। अब नरकों के बिल कहाँ है, पूरी नरकों की डिटेल्स आज नहीं करेंगे क्योंकि समय आपका 1 घंटा पूरा हो गया। नरक के बिल देखिएगा, तो अभी हमने जैसा देखा था सबसे पहली पृथ्वी जो थी वो रत्न प्रभा थी। रत्न प्रभा में नारकी जीव नहीं होते है ना, रत्न प्रभा के खर भाग में और पंख भाग में तो नारकी जीव नहीं होते हैं, बहुल भाग में नारकी जीव होते हैं। तो नरक के बिल जो हैं वो अबहुल भाग में होते हैं। तो अबहुल भाग 80,000 योजन प्रमाण है, उसमें शर्करा प्रभा 32,000, बालुका प्रभा 28,000, पंख प्रभा 24,000, धूम प्रभा 20,000 योजन, तम प्रभा 16,000 योजन और महात्तम प्रभा 8,000 योजन मोटी होती है। ठीक हुआ, तो ये जहां नारकी जीव रहते हैं मैं उसकी बात बता रहा हूं। नारकी जीवों के बिल ध्यान से सुन रहे होंगे आप लोग, इनको बिल कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? बिल। नारकी जीवों के रहने, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा भवनवासी देव भवनों में रहते, तो जहां देव रहते हैं उनको तो भवन कहा, और जहां नारकी रहते हैं उनको क्या कहते हैं अपन? बिल कहते हैं। हर व्यक्तियों के रहने के लिए शास्त्रों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है ना। जैसे देव वैमानिक देव किस में रहते हैं, तो उनके लिए शब्द आता है विमानों में रहते हैं, इसलिए उनको वैमानिक देव कहते हैं। ठीक है, इसी तरह मनुष्य किस में रहते हैं? मकानों में रहते हैं, महलों में रहते हैं, उनका रहने का स्थान वो होता है। ठीक उसी तरह नारकी जीवों के रहने का जो स्थान होता है उसे हम बिल कहते हैं। तो उन पृथ्वियों में, इतनी बड़ी बड़ी जो मोटी पृथ्वियां हैं उसमें नारकी जीव कहाँ रहते हैं? हम अभी बिल में नहीं जा रहे हैं आज, है ना। आज तो केवल वो रहते कहाँ हैं, एक एड्रेस आपको दे रहे हैं, वहां तक अपन पहुंच रहे हैं। उसके बाद फिर डिटेल अपन आगे देखेंगे नारकी जीवों की। 1,000 योजन ऊपर नीचे छोड़कर नरक बिल हैं। ध्यान से सुनिएगा, 1,000 योजन ऊपर नीचे छोड़कर। जैसे अभी आपके सामने 80,000 योजन अबहुल भाग है, 1,000 योजन ऊपर छोड़ दीजिएगा, 1,000 योजन नीचे छोड़ दीजिएगा, तो कितना बचा? 78,000 योजन, है ना। 78,000 योजन प्रमाण में नारकी जीवों के बिल हैं। फिर शर्करा प्रभा के 32,000 में से 1,000 योजन ऊपर, 1,000 योजन नीचे छोड़ दीजिएगा, तो 30,000 योजन प्रमाण जो एरिया है वहां नारकी जीवों के बिल होते हैं। पंख प्रभा की मोटाई जो है वो 24, बालुका प्रभा की 28,000 मोटाई है, तो 1,000 हम ऊपर नीचे का छोड़ देते हैं। तो इस तरह से 26,000, 22,000, यहाँ जितने भी है उसमें 2-2 माइनस कर दीजिएगा ऊपर नीचे का, तो सरल सा आंकड़ा आ जाएगा 16,000 पूरी मोटाई है। तो 14,000 योजन प्रमाण में यह नारकी जीवों के बिल होते हैं। अब बात आती है 8वें, है ना, 7वीं पृथ्वी की। तो 7वीं पृथ्वी जो है वो 8,000 योजन तो मोटी है। 7वीं पृथ्वी जो है वो 8,000 योजन तो मोटी है, लेकिन 7वीं पृथ्वी के ऊपर नीचे 3,999 सहित 1/3 भाग छोड़ करके मध्य में जो 4/3 भाग है, 1 से 1/3 भाग है, उस भाग में नरक के बिल होते हैं। ध्यान से समझिएगा, 7वीं पृथ्वी का थोड़ा सा अलग अंतर है। 7वीं पृथ्वी पूरी कितनी है? ध्यान से सुनिएगा, ये विषय जल्दी समझ में नहीं आएगा। 7वीं पृथ्वी की मोटाई कुल कितनी है? 8,000 योजन। 8,000 योजन में 3,999 ऊपर छोड़ दीजिएगा, यहां पर नारकी जीवों के बिल नहीं है। 3,999 नीचे भी छोड़ दीजिएगा, कितने बचे अब? 8,000 में से
3999, 3999 अगर माइनस करते हैं तो कितने बचते? दो, ओनली दो योजन। उस 2 योजन में भी 1/3 और छोड़ दीजिएगा, मतलब 2 में से 0.33 और छोड़ दिया, ऊपर 0.33 और छोड़ दिया नीचे की तरफ। अब बचा 1.333 योजन। उतने स्थान में, जिसको 4/3 भाग कहते हैं, उतने स्थान में ही 7वीं पृथ्वी में नारक नारकी जीवों के बिल होते हैं। समझ में आया? 8000 योजन पृथ्वी के, 8000 योजन मोटी इस महातम नाम की जो पृथ्वी है, उसमें 3999 तो पूरा, 1 योजन का 1/3 भाग छोड़ दीजिए ऊपर, और 3999 पूरा और उसका भी 1 योजन का 1/3 नीचे भी छोड़ दीजिएगा। अब बचा 1.333 वाला भाग। उतने योजन में यह हमारा 7वीं पृथ्वी के जो बिल है नारकी जीवों के, वो वहां पर होते हैं। बस आज हम इतना ही विषय रखते हैं। बाकी फिर नरकों में कितने लाख बिल हैं इत्यादि जो चर्चा है वो आगे की क्लास में करेंगे। अब आगे पटलों की संख्या, फिर उसके बाद श्रेणीबद्ध बिल है ना, प्रकीर्णक बिल, इंद्रक बिल आदि क्या होते हैं, नरकी जीवों के दुख क्या होते हैं, किस तरह से नरक गति प्राप्त होती है, इत्यादि जो विशेष चर्चा है वो हम अगली क्लास में, और अधोलोक का भाग 2 अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।